Hello everyone, I welcome you all to an Academy Studio Rise, India's largest platform for civil service preparation. So friends, as you all know, we are continuing with this Indian Express current series, and today we have a very good topic, that is Assam Accord and NRC. This is very important topic because every now and then you are reading something from various kinds of sources and resources, but clarity नहीं आ रही है कि what is correct, what is wrong, what essentially or exactly is द क्राइसिस, क्या प्रॉब्लम है, असम अकॉर्ड क्या है, क्यों बार बार न्यूज़ में आ रही है, क्या डिमांड है असम अकॉर्ड की लेके, और व्हाट इज़ दिस होल प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ एनआरसी। एनआरसी है क्या, इसमें किस तरह से सिटीजनशिप दी जाएगी, किन के लिए है, क्या इसके पैरामीटर्स हैं और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। सो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। छोटा सा एक ब्रीफ मैं आपके लिए आपको अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ कपिल सिक्का, एंड मैं पिछले 6-7 साल से यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको मेंटर कर रहा हूँ। एंड बेसिकली इन दिस पास्ट 6-7 ईयर्स आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स। मैं इंटरनल सिक्योरिटी, एसए, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, पॉलिटी, ये सब्जेक्ट्स प्राइमरीली पढ़ाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है असम अकॉर्ड। पहले हम ये समझ लेते हैं कि असम अकॉर्ड है क्या। देखो, इसके लिए हमें एक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। हिस्ट्री इसकी ये है कि अगर आप असम का कल्चर देखोगे 1951 से, तो क्योंकि मेजरली असमीज कल्चर है जो 1951 से पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है डिस्टॉर्ट होता गया। डिस्टॉर्शन इसका ब्रिटिशर्स से पहले से भी था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कई कई तरह से उसको रोक रखा था। एंड मेजरली ब्रिटिशर्स का कमर्शियल इंटरेस्ट था। तो हमने देखा उन एरियाज़ में ब्रिटिशर्स ने आईएलपी भी लगाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने इस कल्चर को कमर्शियल इंटरेस्ट के चलते ही प्रिजर्व करके रखा। लेकिन जब एक इंडिपेंडेंट इंडिया बना, जब एक असम उसमें से एक स्टेट निकला, तो ये जो एक पर्टिकुलर जो आईएलपी का जो एक प्रोटेक्शन था वो असम को डायरेक्टली नहीं मिला। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन दो तरह से असम में अगर आप देखोगे। एक माइग्रेशन आपकी इंडियन माइग्रेशन थी, दैट इज फ्रॉम बंगाली माइग्रेशन एंड योर बिहारी माइग्रेशन। एंड आउट ऑफ कंट्री जो आपकी माइग्रेशन थी, बांग्लादेश, जो उस टाइम पे इट वाज पार्ट ऑफ, it was East Pakistan. So this was a crisis situation. And if we'll see into the history, हम 1960s का जो टाइम देखेंगे, वो एक बहुत क्राइसिस था नॉर्थ ईस्ट के लिए, बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वॉज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। और ये पॉपुलेशन खुद से इंक्रीज नहीं होती, इट वॉज मेजरली बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो इसके चलते जो असम का जो एक कल्चर है, असमीज कल्चर है, वो डाइल्यूट होने लगा। आसाम की डेमोग्राफी चेंज होने लगी, एंड वहाँ पे बाहर से लोग जा जाके बसने लगे, रहने लगे, रिफ्यूजीज लोग रहने लगे। एंड अल्टीमेटली जो आसाम का एक कल्चर है वो डिस्टॉर्ट होने लगा, जो उनका ओरिजिनल कल्चर है वो डाइल्यूट होने लगा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी क्राइसिस की, पहली। दूसरी चीज़ 1970s का जो आसाम का टाइम था, जैसे कि हम देखेंगे इसी टाइम पे बांग्लादेश आया। जब इंडिया ने बांग्लादेश क्रिएट कराया, तो बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदूज जो परसिक्यूशन के डर से, और बहुत सारे मुस्लिम्स भी जो परसिक्यूशन के डर से बांग्लादेश से भाग के असम में आने लगे। हिंदूज इसलिए आने लगे क्योंकि हिंदूज का परसिक्यूशन तो हम देख रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान बनने के बाद से ही चल रहा था। बांग्लादेशी मुस्लिम्स का इसलिए परसिक्यूशन होने लगा कि जब 1970s में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, ईस्ट पाकिस्तान जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग जीत गई, जिसको अयूब खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं चाह रहे थे कि वो वहाँ पे गवर्नमेंट बनाए। तो वहाँ पे जो मुस्लिम्स थे, जो बंगाली मुस्लिम्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट रेवोल्यूशन कर दिया। एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, उनको ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया, उनका परसिक्यूशन शुरू कर दिया, उनका ऑपरेशन एंड सप्रेशन शुरू कर दिया। इस वजह से वो सारे लोग भाग भाग के इंडिया में आने लगे। तो इस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन भी इंडिया की बढ़ने लगी। अब हम देखते हैं कि जब ये क्राइसिस बढ़ने लगी, तो 1979 आते आते जो डेमोग्राफी है वो इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा चेंज हो गई कि जो असम है वहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो बांग्लादेशी या ईस्ट पाकिस्तानी बंगालीज की होने लगी। इस वजह से क्राइसिस सिचुएशन वहाँ क्रिएट हुआ। अब 1979 में क्या हुआ, एक एक आंसू करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टूडेंट्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो चाहते थे कि जितने भी बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं इनको सबको वापस भेज दिया जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जॉब्स कम थी, यूथ को, जो लोकल यूथ था उसको जॉब्स नहीं मिल रही थी, सारी का सारा जो शेयर था जीडीपी का, इकोनॉमी का, दैट वाज ईटन अप बाय द बांग्लादेशी माइग्रेंट्स। सो दे वांटेड दैट दिस बांग्लादेशी माइग्रेंट्स शुड बी सेंट बैक। ये एक उनका 1979 का एक, इस वजह से उन्होंने एक आंदोलन, उन्होंने इस वजह से एक पूरा का पूरा
ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया। अब क्या हुआ, 1980 में जब वो इंदिरा गांधी से मिले तो उन्होंने इंदिरा गांधी को अपनी प्रॉब्लम बताई। इंदिरा वॉज ऑफ द व्यू कि ठीक, हम इस क्राइसिस का सोल्यूशन देंगे। बट 4 साल की डिबेट डिस्कशन के बाद बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अल्टीमेटली जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि 1985 के अगस्त में फाइनली राजीव गांधी गवर्नमेंट ने और आसाम गवर्नमेंट ने और आसू ने, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने क्या किया, एक असम अकॉर्ड को साइन कर लिया। अब ये असम अकॉर्ड क्या है? ये असम अकॉर्ड एक डील है, एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है। किसके बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। आपके लिए फैक्ट नंबर 1, असम गवर्नमेंट के बीच में। फैक्ट नंबर 2, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन एंड ऑल असम गण संग्राम परिषद, इन्होंने 15 अगस्त 1985 को साइन किया ये असम अकॉर्ड। अब इस असम अकॉर्ड में क्या किया गया? इस असम अकॉर्ड में एक बात लिखी गई, जो बातें थी वो ये मैं आपको बैकग्राउंड बता चुका हूँ कि ईस्ट बंगाल से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ, इसलिए असम अकॉर्ड लिखा गया। असम अकॉर्ड में कुछ बातें लिखी गई, उसमें एक डाला गया क्लॉज नंबर 5, जिसको कहा गया फॉरनर्स क्लॉज। अब क्या हुआ, दो तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना था। एक वो पॉपुलेशन जो 24-25 मार्च 1971 से पहले भारत आ चुकी थी, एक वो पॉपुलेशन जो इसके बाद भारत आ चुकी थी। अब ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब अवामी लीग बांग्लादेश में इलेक्शन जीत चुकी थी तो वहाँ जनरल अयूब खान ने एक ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च कर दिया इस डेट पे। ऑपरेशन सर्च लाइट में उन्होंने जितने भी बंगालीज हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिंदू मुस्लिम, सबको मारना शुरू कर दिया। सो हम ये मान रहे हैं इसके बाद जो भी आए वो मुस्लिम माइग्रेंट्स थे, इससे पहले जो भी आए थे वो हिंदू माइग्रेंट से, क्योंकि उससे पहले मुस्लिम्स का तो परसिक्यूशन हो नहीं रहा था, उससे पहले हिंदूज का परसिक्यूशन हो रहा था। तो हम इसलिए रेडी हो गए कि जो 1971 से पहले आ गए वो कहीं ना कहीं हिंदू माइग्रेंट्स रहे होंगे, कहीं ना कहीं मुस्लिम भी रहे होंगे। हमने रिलीजन यहाँ पे नहीं रखा है, लेकिन हम ये मान के चल रहे थे कि प्राइमरली इससे पहले ज़्यादातर हिंदू माइग्रेंट्स ही आए थे, इसके बाद ज़्यादातर मुस्लिम माइग्रेंट्स आए थे। तो हमने ये कट ऑफ डेट रख दी एक एनआरसी बनाने की। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि 1967 के जब इलेक्शंस हुए, 1967 के इलेक्शंस में आसाम के जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लक्स था बाहर के लोगों का, कि लोग बांग्लादेश से आके सेटल हो गए और उन्होंने इलेक्शन कार्ड्स भी बनवा लिए और उन्होंने वोटिंग राइट्स भी ले लिया। तो गवर्नमेंट का एक ये बहुत बड़ा क्राइसिस सिचुएशन था, गवर्नमेंट को इसको आइडेंटिफाई करना था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक दो क्लॉजेज इनफैक्ट डाले। उन्होंने बोला हम लोगों को दो तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। एक आइडेंटिफिकेशन होगा उन लोगों का जो 1/1/1966 यानी 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच में भारत आए हैं। यानी 1966 से पहले जो इलेक्शन रोल बने थे, इलेक्शन रोल क्या होता है? इलेक्शन रोल वो लिस्ट होती है जिसमें लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरेट्स का नाम होता है। जिनका नाम 1 जनवरी 1966 से पहले इलेक्शन लिस्ट में था वो तो उनको रेगुलेट कर देंगे, वो इंडियन सिटीजन्स हैं, उन्हें हम कुछ नहीं कहेंगे। 1 जनवरी के बाद जिनका नाम आया और 24 मार्च के बीच में जिनका नाम था, यानी जो उसके 1 जनवरी के बाद जो इलेक्शन का रोल्स बने और 24 मार्च से पहले के जो इलेक्शन रोल थे, उनके बीच में जिनका नाम आया उन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनका नाम डिलीट कर देंगे और उनको हम एक रेगुलराइज करने का मौका देंगे कि वो क्या कर सकते हैं। उनको डायरेक्ट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उनको हम रेगुलराइज कर देंगे थ्रू फॉरेनर्स एक्ट। उनका नाम पहले डिलीट कर दिया जाएगा और उनको अप्लाई करने को बोला जाएगा, और जब वो अप्लाई करेंगे तो हम रीज़न देखेंगे और जैसा रीज़न लगेगा उसको हम रेगुलराइज कर देंगे। एक दूसरी चीज़ जो असम अकॉर्ड में रखी गई वो रखी गई 5.8 क्लॉज में, कि उसके बाद हमने देखा कि इस तक 1971 तक जो पर्सन आ गया है उसको हम पहले डिलीट करेंगे और रेगुलराइज करने का मौका देंगे। लेकिन 1971 के बाद जो आया है उसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको हम डिटेक्ट करेंगे, नाम डिलीट करेंगे और उसको वापस भेज देंगे, उसको हम डिपोर्ट कर देंगे। ये एनआरसी का पूरा एक मुद्दा साइन हुआ था, ये असम अकॉर्ड का पूरा एक मुद्दा साइन हुआ था। और ये जो मैंने आपको बताया है प्रोसेस, ये कैसे किया जाएगा? ये प्रोसेस किया जाएगा एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बना के। ये एक एग्जैक्टली
पूरा का पूरा एनआरसी है। तो अब हम देख लेते हैं, असम अकॉर्ड आपको समझ में आ गया होगा, हम देख लेते हैं एनआरसी क्या है। देखो एनआरसी कुछ नहीं है, एनआरसी एक लिस्ट है, एक रजिस्टर है सिटीजन्स का, जो ये बताता है जिनका नाम उस लिस्ट में है, उस रजिस्टर में, वो ये बताता है कि ये सारे के सारे लोग इंडियन सिटीजन्स हैं। पहली बार जो नेशन वाइड एनआरसी किया गया था वो 1951 में पूरी कंट्री में किया गया था। तो उसमें ये देखा गया था कि जितने लोग 1951 के रजिस्टर में अवेल थे, जिनका नाम था, उन सबको रेगुलराइज कर दिया गया था, वो सारे के सारे इंडियन सिटीजन्स बन गए थे। इसके बाद नेशन वाइड एनआरसी कभी भी अपडेट नहीं हुआ है। अपडेशन क्या नहीं हुआ, आप अपने इलेक्शन कार्ड्स अपडेट करते रहते हैं, आपने पासपोर्ट बनवाया, अपने वेरियस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनवाए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास हाँ रिकॉर्ड है कि आप सब लोग 1951 के बाद कब कब पैदा हुए, कब कब आए, लेकिन 51 के बाद टेक्निकली कभी भी इस रजिस्टर को अपडेट नहीं किया था। असम के लिए ये रजिस्टर की जो डेट थी, ये रजिस्टर की डेट जैसे मैंने आपको बताया कि 24 मार्च 1971 के कट ऑफ के बाद डिसाइड करी जाएगी। अब असम अकॉर्ड में ये बात लिख दी गई थी, और असम अकॉर्ड में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमने 1985 में उन्होंने कह दिया हम जल्दी एक एनआरसी बनाएंगे। प्रॉब्लम क्या हो गई, 1985 में जब असम अकॉर्ड हो गई, जिसमें एनआरसी बनाने की बात करी गई, और जिसमें ये बात करी गई कि हर वो इंसान जो 24 मार्च 1971 25 मार्च के बाद जो कंट्री में आया है उसको हम वापस बांग्लादेश भेज देंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट कभी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। हार के 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कम से कम 33 मिलियन जो लोग हैं उनकी नेशनैलिटी अभी आपको प्रूफ, मतलब कुछ एक 33 मिलियन का मतलब आपका हो जाता है कि लगभग आपके 3.3 जो करोड़ वहाँ के जो लोग हैं उस स्टेट में जो समय है 3 करोड़ पॉपुलेशन है, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन जेन्युइन है और कौन नॉन जेन्युइन है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया। इसी डायरेक्शन के चलते आपकी जो गवर्नमेंट, जब 2014 में नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने एनआरसी के प्रोसेस को उठाया, क्योंकि 2013 में गवर्नमेंट बोल चुकी थी। उसके बाद इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस चली गई, जब बीजेपी पावर में आई तो बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को फॉलो किया और एनआरसी की लिस्ट को बनाया। लास्ट जो एनआरसी अपडेट होके आया है, जो अभी क्राइसिस सिचुएशन, वो ये है कि 31 अगस्त 2019 को एक फाइनल लिस्ट तैयार होके आई है, जिसमें लगभग 1.9 मिलियन यानी कुछ एक 19 लाख लोग जो हैं वो अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाए हैं। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि ऐसा गवर्नमेंट कह रही है कि एनआरसी ने अगर प्रूव नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट उठा के उनको भेज देगी। गवर्नमेंट उनको एक मौका दे रही है कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, अगर आपके पास ऐसे पेपर्स नहीं है, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, अगर आप फॉरनर डिक्लेयर हो गए हो, तो उनके पास फॉरनर ट्रिब्यूनल के पास, वो लोग फॉरनर ट्रिब्यूनल्स के पास अपना केस प्रूव करने जा सकते हैं। अगर फॉरनर ट्रिब्यूनल में उनका केस हार जाता है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब थोड़ा सा क्राइसिस सिचुएशन ये है, कहीं ना कहीं लीगल मैटर है। जो लोग डिटेक्ट किए गए हैं, जो लोग यहाँ पे जिनका नाम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिलीज हैं, वो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनके लिए पूरा का पूरा लीगल एंटेंगलमेंट होना, एक लीगल प्रोसेस में आना बहुत मुश्किल काम है। वो लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे और उनको उनको वापस भेज दिया जाएगा। अब जैसे डिटेंशन सेंटर का एक क्राइसिस अभी उत्पन्न हो रहा है, अभी इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि डिटेंशन सेंटर किस तरह से आते हैं। हाँ, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं कि कुछ डिटेंशन सेंटर आसाम में ऑपरेट हो रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन देखेंगे कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी को कैसे आगे बढ़ाती है, गवर्नमेंट कैसे एनआरसी को अपडेट करती है, और कहीं ना कहीं क्राइसिस सिचुएशन आती है तो सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा एक रिव्यू के लिए रेडी है। सो अल्टीमेटली दिस इज़ व्हाट इज़ विद होल प्रोसेस ऑफ दिस एनआरसी, और यही एक जो क्राइटेरिया है, यही एक जो एस्पेक्ट है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सो अल्टीमेटली अब हमने देख लिया है कि एनआरसी को, एक जिस तरह से एनआरसी के लिए एक कंट्री में डर है, कहीं ना कहीं ये वो डर जायज़ भी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई है कि प्रॉब्लम ये हुई है कि जो लिस्ट उन्होंने प्रिपेयर की है, इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो जेन्युइन लोग हैं। वो लोग पहले से आसाम में रह रहे थे, वो लोग प्रूव नहीं कर पाए, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, या कुछ ना कुछ कोई मैल फंक्शन था, या कुछ ना कुछ डिफेक्ट था एनआरसी के रजिस्टर में, तो अल्टीमेटली उन लोगों का नाम भी आ गया जिनका नाम नहीं होना चाहिए था। सो यही एक क्राइसिस सिचुएशन है, इसे गवर्नमेंट सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा हम एक कोर्ट ऑफ अपील रखेंगे कि अगर आप का नाम एनआरसी में नहीं आया तो आप उस कोर्ट ऑफ अपील के चलते अपना नाम इंक्लूड करा सकते हो या प्रूव कर सकते हो। इसमें एक वर्ड आप और पढ़ रहे होंगे, लीगेसी डेटा। तो जिनके पास पेपर्स नहीं है वो लीगेसी डेटा से प्रूव किए जा सकते हैं कि भैया वो ये बता दें कि उनके फादर का नाम, लीगेसी का मतलब फैमिली हिस्ट्री, लीगेसी में उनके फादर का नाम, उनके ग्रैंडफादर का नाम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की किसी डॉक्यूमेंट में रहा होगा,
उनके ग्रैंडफादर के नाम कोई रिफ्यूजी सर्टिफिकेट होगा, तो जिससे कि उनके ग्रैंडफादर इंडिया में उस डेट पे आ गए, तो ऑब्वियसली जब ग्रैंडफादर उस डेट पे आ गए तो वो पर्सन भी इंडिया में ही पैदा हुआ होगा, तो वो इंडियन सिटीजन हो गया है। तो जो लोग, एक आप ये जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं लीगेसी डाटा, इसका मतलब ये है कि जो लोग पेपर्स नहीं है जिनके पास, जो पेपर से प्रूव नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, वो लीगेसी डाटा से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो सिर्फ इतना ही है असम अकॉर्ड। और असम अकॉर्ड को लेके यही बात है कि गवर्नमेंट, जो जो असम के यूथ हैं वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 1985 में हमारे साथ एक अकॉर्ड साइन कर लिया था, जिसे हम असम पीस अकॉर्ड कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि बांग्लादेश से आए हर इलीगल माइग्रेंट को, जो 24 मार्च 25 मार्च 1971 के बाद कंट्री में आया है, यानी बांग्लादेश में वॉर शुरू होने के बाद कंट्री में आया है, उसको हम वापस भेज देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। और जो 1 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च के बीच में, 1 जनवरी 1966 टिल 24 मार्च 1971 के बीच में आया है, उसका हम नाम डिलीट करके, उसका नाम डिलीट करके उसको एक मौका देंगे कि भैया आप अपनी सिटीजनशिप, अपना जो अराइवल है उसको प्रूव करो। अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो हम आपको कंट्री में रहने देंगे, अदरवाइज हम कंट्री से आपको वापस भेज देंगे। अब ये है प्रॉब्लम, ये आ जाती है, इशू क्राइसिस ये है कि 1985, आप देखो डेट्स, आपने आइडेंटिफाई करना है 1971 के लोगों को, फाइनलाइज आपने किया 1985, तब तक 14 साल हुए थे। अगर ये अकॉर्ड उस समय इम्प्लीमेंट हो गई होती तो आपको डिटेक्ट करना और डिपोर्ट करना आसान था। प्रॉब्लम ये है, आप डिटेक्ट और डिपोर्ट 2019 में कर रहे हो, विच इज़ ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, 50 साल लगभग पूरे होने को आ गए हैं, और आप समझ रहे हो कि कोई इंसान आपकी कंट्री में 50 साल रह गया है तो कहीं ना कहीं वो इंडिजनाइज हो गया है, कहीं ना कहीं वो इंडियन सिटीजन हो गया, कहीं ना कहीं उसने सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं कि जिससे उसको सारी लीगैलिटीज़ को प्रूव कर सकता है कि वो इंडियन सिटीज़न है। तो एक कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का ये एक लेकुना रहा है कि जब आपने 1985 में असम अकॉर्ड को साइन कर लिया था तो आपने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अल्टीमेटली क्यों सुप्रीम कोर्ट को 2013 में आके इंटरवीन करना पड़ा और इसे इम्प्लीमेंट करवाना पड़ा। सो ऑब्वियसली जब 50 साल किसी चीज़ को निकल गए हैं और आप अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो कंट्री में क्राइसिस होना स्वाभाविक है। इट इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस, पहली चीज़। दूसरा जो एक क्वेश्चन रेस किया गया विजा विज, कि अगर आप 1985 में उनको आइडेंटिफाई कर लेते और बांग्लादेश वापस भेजते तो शायद बांग्लादेश तब उसको एक्सेप्ट कर लेता। अब जाके इस 50 साल के बाद बांग्लादेश भी ये कहेगा कि ये हमारे सिटीजन्स नहीं है, ये 50 ईयर्स से कंट्री में नहीं है, हम इनको नहीं लेते। लेकिन एक छोटा सा स्टेटमेंट अभी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का कुछ हफ्तों पहले आया था, 2 वीक्स बैक, वेयर ही वॉज सेइंग दैट वी आर रेडी टू टेक ऑल दोज पर्सनस, वो हम सारे लोग जो आपको एनआरसी लिस्ट में जो बाहर निकल जाते हैं, जो एनआरसी लिस्ट में अपनी नेशनैलिटी प्रूव नहीं कर पाते कि वो इंडियन है, वी आर रेडी टू टेक देम बैक। आप उनको डिपोर्ट कर दीजिए, आप उनको बांग्लादेश भेज दीजिए, हम उनको बांग्लादेश में सेटल करा देंगे, क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ही पॉपुलेशन रही है। सो ये देखना होगा कि दिस इज़ मोर लाइक अ इंटरनेशनल इशू, ये नेशनल इशू से कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इशू बनता जा रहा है, कि अब गवर्नमेंट को थोड़े से स्टेप्स, बहुत मेटिकुलेट स्टेप्स लेने होंगे, बहुत बहुत ही रीजन जजमेंट गवर्नमेंट को करना होगा, और कोर्ट को भी इस जजमेंट को मॉनिटर करना होगा कि हाउ दिस एनआरसी इज़ बीइंग डन। हमें ये इंश्योर करना होगा कि एनआरसी के चलते एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उस रिलीजन के साथ अननेसेसरी कोई भेदभाव ना किया जाए, परसिक्यूशन ना किया जाए या वायलेंस ना हो। तो बहुत ही तरीके से हमें इस एनआरसी रजिस्टर को प्रिपेयर करना होगा विद प्रॉपर व्हाट वी से रिपरकशंस। हमें देखने होंगे कि उसके क्या रिपरकशंस, क्या नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ रीजन्ड डिसीजन थ्रू विच एनआरसी कैन बी क्रिएटेड, एंड डिपेंडिंग अपॉन दोज पर्सनस हु हैव लेफ्ट आउट ऑफ एनआरसी, उनको एक सेकंड मौका मिलना चाहिए बहुत लीगल वे में। ये इतना लंबा प्रोसेस है कि पहले वो एक कोर्ट में जाए, फिर दूसरे कोर्ट में जाए, तो आप समझते हैं कि आपकी पूरी लाइफ अपने आप को प्रूव करने में निकल जाएगी कि आप इंडियन सिटीज़न हैं। और अल्टीमेटली आप ये देखिए कि किन को प्रूव करना है, जो ऑलरेडी बहुत पुअर हैं, वो लीगल एक्सपेंसेस नहीं बेयर कर सकते। तो बेसिकली गवर्नमेंट को उनके लिए कोई एक प्रॉपर सेफ्टी वॉल क्रिएट करना चाहिए, सो दैट they can be either proved they are citizens or not citizens. And on international side, government has to make a proper relation, they have to tie up with the Bangladesh government कि when we are identifying, हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया है कि these kinds of people, these number of people are not Indians, they are basically Bangladeshi migrants who have entered India illegally, so there should be one pact and one treaty
जैसे आप देख सकते हैं नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था 1950-54 में, वही हम पैक्ट बांग्लादेश के साथ भी हम सजेस्ट कर सकते हैं कि हो सकता है। और उस पैक्ट में हम ये बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमिकेबली टेबल पर बैठ के सोल्यूशन को निकाले, और जो लोग आइडेंटिफाई इंडिया कर रही है कि भैया ये बांग्लादेशी लोग हैं, बांग्लादेश उनको वापस ले ले और अपने यहाँ रिसेटल करा ले। सो दिस इज़ ऑल विद एनआरसी, दिस इज़ ऑल विद असम अकॉर्ड। आशा करता हूँ कि आप एनआरसी और असम अकॉर्ड को समझ चुके होंगे। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी प्रिपरेशन इस साल जो 2020 के लिए जा रहे हैं। मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स 2020, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसमें हम जून से लेके, इनफैक्ट मई से लेके पूरा का पूरा आपका जो मार्च अप्रैल तक के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हमने इंपॉर्टेंट 100+ टॉपिक्स उठाए हैं जो 29 दिसंबर से याद हो, आपका जो 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। पूरा कंप्लीट कवरेज होगा, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, टेक, आर्ट एंड कल्चर, जितना भी करंट अफेयर्स यूपीएससी में पूछा जाता है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय मी। एंड दिस इज़ फॉर योर श्योर शॉर्ट सक्सेस फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बिकॉज हमारा टारगेट है, और ये हमेशा से मेरा टारगेट रहा भी, और एक मैंने अचीव भी किया है, कि एवरी ईयर मेरे पढ़ाए हुए करंट अफेयर्स में से एटलीस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। सो इसलिए आपको क्या करना है, आपको प्लस कोर्स से आपको मिलेगा। अगर आप अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट नहीं हैं, आपको प्लस कोर्स ज्वाइन करना है जल्दी, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और 29 दिसंबर बहुत पास है, स्टार्ट हो रहा है। इसका पूरा का पूरा आप शेड्यूल देख सकते हैं और अनअकैडमी पे जाके वहाँ आप रजिस्टर करके अपना अकाउंट बना के इसको आप देख सकते हैं। एंड पूरा एक डिटेल्ड शेड्यूल वहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा आपको क्या करना है, जब आप कोर्स अप्लाई करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन में KS लाइव कोड को ज़रूर अप्लाई करना है। ये कोड इसलिए मैं कहता हूँ अप्लाई करने के लिए, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि ये जो स्टूडेंट्स KS लाइव कोर्स से आए हैं, ये मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको एक्स्ट्रा टाइम, आप लोगों को एक्स्ट्रा व्हाट वी से अटेंशन मैं दे सकता हूँ, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन है कि एक एस्से का कोर्स भी मेरा चल रहा है, एस्से राइटिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। वो 2020 मेंस, 2021 मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी डिवाइस करते हैं, हाउ टू राइट अ गुड एस्से, हाउ टू स्कोर एटलीस्ट 140 to 150 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इसमें प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स भी डिस्कस किए जाते हैं, इसमें नोट्स भी मिलते हैं आपको, इसमें आपको डिस्कशंस भी होते हैं, स्लाइड्स भी मिलती हैं कि कैसे एक अच्छा एस्से लिखा जाना चाहिए। असाइनमेंट आपको मिलता है, उस असाइनमेंट को आपको लिख के सबमिट करना होता है। 10 लेसन्स का एक कोर्स है, ऑलमोस्ट 4 लेसन्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोर्स चल रहा है। तो आप जल्दी से ज्वाइन करिए इसको, अगर आप 2020 के लिए जा रहे हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है एस्से राइटिंग, ठीक है। तो इसमें आप समझिए कि अगर आप एस्से राइटिंग में परफेक्ट हो जाते हैं, आप मास्टर हो जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं तो ईजिली 140-150 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और जो चीज़ें आपको अनअकैडमी प्लस पे जब आप ज्वाइन कर लेंगे, जैसा मैंने बताया KS लाइव कोड लगा के, सिर्फ मेरा ही कोर्स नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे हर हर कंट्री के टॉप एजुकेटर के सारे बेस्ट कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, सब्सक्रिप्शन का मॉडल ये है हमारा। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि आप 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि दैट इज़ जस्ट 3333 पर मंथ, और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे एक साल में आपकी सारी प्रिपरेशन हो गई है, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे एजुकेटर्स हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं, और बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप अपने एजुकेटर के अकॉर्डिंग उस कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ आप उसमें आपको अवेलेबल है। तो इससे चीप प्राइस पे, इससे डर्थ चीप प्राइस पे आपको कहीं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए नहीं कोई कोर्स मिलेगा। तो आपने टाइम नहीं वेस्ट करना है, इमीडिएटली आपने KS लाइव को अप्लाई करना है। जैसे आप KS लाइव को अप्लाई करेंगे, आपका जो कोर्स है उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएट डिस्काउंट है, इसको आप जल्दी ज्वाइन करिए। देन उसके बाद अगर आप 2 ईयर्स का अगर आपके पास टाइम, आप ऑफिस गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आप 2022 के लिए जा रहे हैं, 2021 के लिए जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है। 2667 पर मंथ का पड़ता है, आपकी जो कंसोलिडेट फी वो 64,000 होके आती है। एंड आप आफ्टर अप्लाइंग KS लाइव इट विल बी अवेलेबल फॉर 57,600। तो आपको KS लाइव को नहीं भूलना है, आपको 29 वाले करंट अफेयर्स को आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। ट्रस्ट में, अगर आप इस कोर्स को करेंगे तो एटलीस्ट 45 to 50 मार्क्स आपके क्वेश्चंस जो हैं उसमें से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं बार बार कह रहा हूँ, निकल जाएंगे, और ये हमेशा का रिकॉर्ड हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप 90 मार्क्स आपके श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स में हैं, और आपको सिर्फ 100 to 105 मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई
प्रीलिम्स, ठीक है। तो जो ट्रेंड रहता है डिपेंडिंग अपॉन जनरल कैटेगरी का ट्रेंड, तो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी आपको ज्वाइन करना है। इस तरह से अगर आप मोबाइल ऐप से आ रहे हैं तो आपको इस तरह से अप्लाई करना है कोड, और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको इस पूरे प्रोविज़न में, इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई ना कोई भी डाउट है, अगर आपके पास कोई भी कमेंट, आपको कोई भी इशू है, आप नीचे आके कमेंट करिए, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। एंड और कुछ भी अपडेट, अगर जैसे एनपीआर का अपडेट अभी आएगा तो उसका लेक्चर भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा। ये इस लेक्चर को तब तक देखिए और अपने डाउट्स को सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर एंड गुड बाय।